गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस टेट सीरीज आज हमारी ये सेकंड होगी, दूसरी। हमने कल की वीडियो में जो पैट यूपीएस ट्रिपल एसएससी से संबंधित जो वीडियो बनाई थी उसमें 30 क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में भी कितने होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो दिल्ली में जो लोधी वंश था, जैसे दिल्ली सल्तनत में हम 5 राजवंश पढ़ेंगे, तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से ही युद्ध हुआ था जो बाबर ने युद्ध लड़ा था सन 1526 में, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ये मुगल शासक कौन था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में था। तो इब्राहिम लोधी किससे संबंधित था? ये लोधी वंश है, लोधी वंश का अंतिम शासक। उससे पहले कौन थे? सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी सबसे बाद में आया था। दिल्ली सल्तनत में हम 5 राजवंश पढ़ेंगे। 5 राजवंशों में सबसे पहले कौन सा आया था? गुलाम वंश। नंबर 2 फिर खिलजी वंश, और नंबर 3 आया था फिर इसमें तुगलक वंश, और नंबर 4 ये आ जाएगा सैयद वंश, और नंबर 5 पर लोधी वंश। तो लोधी वंश सबसे बाद में, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये कहां पर? मुंबई में की थी, है ना। मुंबई, या वर्तमान में नाम क्या है? मुंबई में सबसे पहले सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो, और ये दिया हुआ था। और इनका जो मूल नाम था, मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु जी का नाम था एक बिरजानंद और पूर्णानंद, और बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर बचपन का नाम था। इन्होंने ही फिर आर्य समाज की स्थापना की थी, और इस आर्य समाज संस्था को ये आतंकवाद का जनक भी कहा था अंग्रेजों ने। एक अखबार ने इनके बारे में लिखा था ऐसे। और पाखंड खंडनी पताका इन्होंने फहराई थी, एक झंडा फहराया था आगरा में, और ये हरिद्वार के कुंभ मेले में भी इन्होंने फहराया था पाखंड खंडनी, जो झूठे आडंबर बने हुए थे उनके विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। पाली जैसे गांव की अपनी भाषा होती है, हर क्षेत्र की अपनी भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा को क्या बोलते हैं? पाली भाषा। और किसमें? जैसे पिटक लिखे गए थे, पिटक, है ना। पिटक और जातक कथाएं, जातक कथाओं में जो भगवान महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन लीलाओं से संबंधित जातकों में लिखा गया है। और 3 पिटक किससे संबंधित है बौद्ध धर्म से? कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो वहां से क्या? ये तांबा इनको मिलता था। एक वहां पर क्षेत्र पड़ता है खेतड़ी, है ना। खेतड़ी की खान से, खेतड़ी के क्षेत्र से ये तांबा प्रयोग करते थे। इसका उल्लेख हम हड़प्पा काल में भी पढ़ेंगे कि ये खेतड़ी से क्या प्राप्त करते थे हड़प्पाई लोग? ये तांबा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर, जो हम कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर हम्पी राजधानी थी। और यहाँ पर जो सन 1336 में हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे, बुक्का, इन्होंने स्थापना की थी। इनके यहाँ पर 4 राजवंश हुए हैं। कौन से? जैसे एक तो हुआ है संगम वंश, और एक सुलू वंश, या सालू वंश, और एक तुलु वंश, और एक हुआ है अरविडु वंश, ये 4 शासक यहाँ पर हुए हैं, 4 वंश। तुलु वंश के जो सबसे प्रतापी शासक हैं, ये शासक ये कृष्णदेवराय थे। कौन थे सबसे प्रतापी? कृष्णदेवराय। आप ये फैक्ट भी साथ साथ लिखते रहिए, इनसे काफी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे संबंधित ये कौन से हो जाएंगे? कृष्णदेवराय। और इन्होंने एक तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे दरबार में, जिनको अष्टदिग्गज बोलते थे। अष्टदिग्गज, ये 8 दिग्गज कवि थे।
अष्टदिग्गज, क्वेश्चन है अष्टदिग्गज किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और तेलुगु के महान कवि थे। स्वयं जो कृष्णदेवराय थे ये भी तेलुगु के कवि थे। तो हम्पी क्या थी? यहाँ की राजधानी विजयनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? है ना, काकोरी केस कब हुआ था? ये हुआ था इसमें 9 अगस्त सन 1925 में। एक ट्रेन चली थी सहारनपुर से। ये सहारनपुर से कहां के लिए चली थी? लखनऊ के लिए। सहारनपुर से लखनऊ, तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है लखनऊ से पहले, काकोरी। तो काकोरी में इन्होंने ट्रेन को लूटा था क्रांतिकारियों ने। काकोरी स्थान पर ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउनिंग ट्रेन। इस ट्रेन को लूटा था, इसमें सरकारी संपत्ति को लूटा गया था। तो इसमें 4 को फांसी आई थी। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो इसमें भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह किससे संबंधित हैं? जो ये लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, सोंडर्स की हत्या की थी इन्होंने। बाकी ये तीनों इससे संबंधित थे। और एक और भी थे इसमें, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और एक थे अशफाक उल्ला खान। एक नंबर 4 कौन थे? अशफाक उल्ला खान। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो सजा हुई थी, फांसी की सजा, ये गोरखपुर में हुई थी, गोरखपुर। और रोशन सिंह को हुई थी नैनी में, नैनी इलाहाबाद में पड़ता है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, यहाँ गोंडा में फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में। इन्हें फांसी कहाँ हुई थी? 4 क्रांतिकारियों को, ये फैजाबाद में। ये क्वेश्चन बहुत आता है टैली करने के लिए कि किस क्रांतिकारी को किस क्षेत्र में या किस जेल में फांसी दी गई। एक बार वो देखेगा। तो जो ट्रेन को लूटा था, 8 डाउनिंग ट्रेन को, जो सहारनपुर से चलकर कहाँ जाना था? लखनऊ में। और काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा था। इसमें लगभग 17 के खिलाफ नाम हुआ था और 4 को आजीवन कारावास हुआ था और 4 को फांसी हुई थी। तो 17 और 4 कितने? 21 हो जाएंगे और 4 25। ये 25 लोग इसमें शामिल थे। कुछ लोग मौका ये घटनास्थल पर छोड़ भी दिए गए थे। वैसे 29 का नाम इसमें आया था। तो 4 फांसी कौन कौन सी आई थी? किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, ये सबसे बड़े क्रांतिकारी थे उस टाइम पर। इन्हें फांसी कहां पर आई? गोरखपुर में, गोरखपुर। और रोशन सिंह को कहां पर आई थी? इलाहाबाद के नैनी में। और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को कहां पर आई? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को ये आई थी गोंडा में। और अशफाक उल्ला खान को आई थी फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट कब? सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता, जिसका नाम क्या है? कोलिकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? आयरलैंड की, आयरलैंड की ये निवासी थी, है ना। तो ये सबसे पहले अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो मुंबई से शुरू किया था, मुंबई से। और नाम क्या था? गवारिया टैंक, जहां पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वहीं से ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या नाम इसका दूसरा? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, इसका मतलब ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त को शुरू हुआ था, इसलिए नाम क्या है? अगस्त क्रांति। तो इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, है ना, डू और डाई का नारा दिया गया था। और बॉम्बे में कब किया गया था? 8 अगस्त को। 9 अगस्त को अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम था जीरो ग्राउंड, ऑपरेशन जीरो ग्राउंड ऑपरेशन, जो चला गया था किसको पकड़ने के लिए? जो कांग्रेसियों को। गांधी जी इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके डिजाइन के आधार पर ही वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था? तो कौन थे? पिंगले वेकैया ने सन 1921 में डिजाइन तैयार किया था। पिंगले वेकैया ने बनाया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। झंडा के जो इतने निर्माण करता है डिजाइनर, ये पिंगले थे। और इसका जो पहले रंग था वो पहले लाल, हरा और व्हाइट था, यानी कि श्वेत रंग। बाद में 1931 में लाल की जगह क्या किया गया? केसरिया किया गया था। लाल रंग की जगह केसरिया। केसरिया किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक। और सफेद किसका प्रतीक है? सफेद ये शांति का प्रतीक, शांति। और ग्रीन जो इसमें हरा रंग आएगा, हरा किसका प्रतीक हो जाएगा? समृद्धि का, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। तो ये 3 रंग वर्तमान में है। क्वेश्चन आया कि विदेश में सबसे पहले झंडा किसने फहराया था? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने जर्मन के स्टुटगार्ड में सबसे पहले विदेशों में झंडा फहराया था। तो किसने? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, भिकाजी। ओके। नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है जो इन्होंने नहीं बनाया था? देखना, अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखी है, आर्य समाज भी इन्होंने लिखा है, स्टोरी ऑफ, इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन डी, ये जो किताब थी इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना आजाद ने लिखी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये किसने की? मौलाना आजाद, ये किताब लिखी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद में दूसरा कौन सा? अटलांटिक महासागर, और तीसरा इंडस ओशियन। तीसरे नंबर का कौन सा आ जाएगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर कहां पर है? जैसे ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है ना? ऑर्गन कितने परसेंट है? देखना, हमारी पृथ्वी में जो नाइट्रोजन कितना है? 78%, और जो ऑक्सीजन ये कितना है? 21%, और जो अन्य गैसेज है, अन्य में आर्गन भी आ जाएगी, ये 1% हो जाएगा। टोटल कितना? 100% आ जाएगा। तो 1% में आर्गन आ जाएगी, ये आंसर। नंबर 13, निम्न में किस राज्य में स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक है। और भारत में जो टोटल वनों का प्रतिशत है ये लगभग 24.64 कुछ इतना परसेंट है। और ये कितना रहना चाहिए? पूरे विश्व में 33%, हर देश में 33%, यानी कि 1/3 हिस्सा वनों से आच्छादित होना चाहिए। वन होने चाहिए 33.33%। हमारे देश में अभी कितने हैं? 24.64%। तो और सबसे अधिक वन का है मध्य प्रदेश में। और दूसरे सबसे अधिक वनों का प्रतिशत देखना, सबसे अधिक वन और वन प्रतिशत अलग अलग हैं दोनों चीजें। वनों का प्रतिशत मिजोरम में, वनों का प्रतिशत मिजोरम में सबसे अधिक। नंबर 14, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं? तो किसमें? रेगुर मिट्टी में। रेगुर मिट्टी किसका नाम होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का नाम क्या है? ब्लैक सॉइल का नाम रेगुर मिट्टी, इसको रेगुर भी बोलते हैं। तो रेगुर मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ये ज्यादा कहां पर पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। और भारत में वैसे सबसे अधिक कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या होता है? दोमट मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, इसी का नाम है। और लेटराइट मिट्टी का है कर्नाटक में और असम में, और कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल में भी है। इसमें क्या होता है? लेटराइट मिट्टी में जैसे कॉफी या फिर चाय के उत्पादन के लिए सर्वोपरि मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RTGS में जी किस शब्द का उल्लेख करता है? RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या होता है? जब हम मनी ट्रांसफर करते हैं, हमें जब कोई पैसा भेजना है तो उसमें किसके थ्रू भेजते हैं? जैसे कम से कम धनराशि इसमें 2 लाख रुपए होती है, हम 2 लाख या उससे अधिक की धनराशि भेजते हैं, है ना? ये किससे हो जाएगा? RTG रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो जी का मतलब क्या होता है? जी फॉर ग्रोस, GROSS ग्रोस, है ना? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, बैंक के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू अगर हमें पैसा भेजना है 2 लाख या उससे अधिक के, तो हम किसके थ्रू भेजते हैं? RTG फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और एक होता है NET नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड, NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें हम कितने भी धनराशि भेज सकते हैं, 1 रुपए से लेकर अधिकतम कितने ही। हालांकि हर बैंकों का अलग अलग होता है सिस्टम, लेकिन RTG के थ्रू हम 2 लाख रुपये, 2 लाख से कम नहीं भेज सकते। NEFT के थ्रू हम 2 लाख से कम भी भेज सकते हैं, है ना? ये किसी पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं इतना फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये बुक किसने लिखी है? 1798 में नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? देखना, जो जनसंख्या पर अधिकांश पुस्तकें लिखी गई है ये माल्थम के द्वारा लिखी गई हैं। माल्थम, जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी पर ये कुछ बुक्स लिखी गई हैं। तो माल्थम ने कौन सी लिखी है? NSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
वर्ष 2019 के लिए 141 देशों के विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत का स्थान 68, भारत का स्थान दिया है 68। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2000 या 2021 की, 2021 में ये स्थान भारत का 43rd यानी कि 43वां स्थान है ना। 2019 में कितना था? 68वां स्थान। और अब 2021 में कितना है? 43वां स्थान। ये नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है जो कंज्यूमर राइट होता है? कंज्यूमर राइट यानी कि जो ग्राहक होता है उपभोक्ता, उसका अधिकार क्या है? हर जाने की अपेक्षा का अधिकार। अगर वो काम में अपनी कोई वस्तु खरीदी है, उसमें कोई डिफेक्टिव है, कोई फॉल्ट है, तो उस पर हर जाने का अधिकार रखता है वो। इसको हर जाना कंपेंसेशन दिया जाए, उसके बदले में उसको धन वापस दिया जाए या कोई गारंटी या वारंटी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? तो भारत सरकार का कौन सा विभाग होगा? कृषि एवं सहकारिता विभाग। ये क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक बार में जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार एक वर्ष में 2 बार करती है। केंद्र सरकार का एक विभाग होगा कृषि और सहकारिता विभाग। ये कितनी बार करती है? 2 बार, एक रबी की फसल के दौरान और एक खरीफ की फसल के दौरान। इसमें कुल कितनी फसलें होती है? 22 फसल होंगी, 22 फसलें। और जो गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना, ये राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। तो ये वर्ष में 2 बार होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मीनिंग क्या होता है कि इससे कम मूल्य पर कोई वस्तु या कोई खाद्य सामान नहीं बेचा जाएगा जो सरकार द्वारा डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथ से संविधान लिखा है और उसमें लगभग 6 महीने का समय लिखा था। संविधान सभा में टोटल कितने व्यक्ति थे? 389। ये उनसे अलग थे। संविधान को जो लिखा गया है ये वैसे इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से फिर हिंदी में, और 3 प्रतियां थी। संविधान पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? ये किए थे 284 लोगों ने किए थे, और इन्हें 3 जगह हस्ताक्षर करने पड़ते थे। पहले जो बुक थी इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसका अनुवाद किया गया, और जो प्रिंटेड थी और फिर प्रिंटेड ही इंग्लिश में की गई। यानी कि जो मूल रूप से प्रतियां हैं वो 3 हैं, 2 तो प्रिंटेड हैं छपाई, और एक हस्तलेखन मैनुअल स्क्रिप्ट से लिखी गई जो हाथ से लिखी गई थी। किसने हाथ से लिखी है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उस टाइम के कैलिग्राफर थे। कैलिग्राफर क्या होते हैं? जो सुलेख, जो लेख लिखते हैं, इनकी यानी कि राइटिंग जो होती है। और मनोहर लाल एक सिन्हा थे, मनोहर लाल सिन्हा इन्हीं के सहयोगी रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? उसमें ये डिजाइनिंग की है, अंदर मतलब कुछ चित्र भी बनाए गए थे और हर पेज पर कोई अलंकरण किया गया था। ये किसने किया? मनोहर लाल सिन्हा ने किया था, मनोहर लाल सिन्हा। और एक मदन लाल, नंदलाल, इनके सहयोग कौन थे? एक नंदलाल इनके सहयोग थे, और एक मनोहर। और प्रेम बिहारी रायजादा तो अपनी कलम से ही लिखा था। एक जो अनुवाद किया था ये रघुवीरा ने किया था, डॉक्टर रघुवीरा ने क्या किया? इसे इंग्लिश से हिंदी में लिखा गया था, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद लिखा था। और जो प्रिंटेड किया गया, इसकी मूल प्रति आज भी संसद के वाचनालय में रखी हुई है, जो लिथियम के बॉक्स और परत में रखी हुई है। लिथियम यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते राष्ट्रपति महोदय करते हैं, आर्टिकल नंबर 153 153। और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर राज्यपाल को सलाह देते हैं। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु। अधिकतम आयु राज्यपाल की कुछ भी नहीं होती, कितनी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो कौन सा? तो ये आएगा भाग नंबर 12, भाग 12। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। किसमें दिया गया है? वित्त और परिसंपत्ति भाग 12 में। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। हालांकि उनके पार्ट भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पर ये 25 भी लिखा हुआ है, 25 भाग। जैसे भाग 4 है, 4 ए जोड़ा गया था, भाग 9 ए जोड़ा गया।
तो ऐसे ही कुछ भाग कुल मिलाकर कितने 25, मूल रूप से कितने थे 22। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद नंबर किसमें 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी, जिनका अनुसरण वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे। ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 ईयर्स। नंबर 25, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं जो यूपी से लगे हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के कितने हैं जो सीमा से लगे हुए हैं? ये हैं 9 राज्य। बुक में कहीं पर ये 8 राज्य भी दिया गया है, तो ये 9 राज्य उनसे लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से। तो अगर बात करते हैं कि कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे पंजाब ये आएगा उसमें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। तो कितने लगे हुए हैं इससे? टोटल अगर देखा जाए तो 9 राज्य भारत उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। नंबर 26, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? इसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण क्या होता है? v1 माइनस v2 अपॉन टी। वेग परिवर्तन की समय दर को ही वेग त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हुआ है, एक्सीलरेशन कितना हुआ है, इसे ए से इंडिकेट करते हैं। 27, लेंस की क्षमता के SI मात्रक को निम्न में किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? डी के द्वारा किया जाता है, यानी कि डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की इकाई क्या होगी? डायोप्टर। क्षमता नापते हैं। अगर वो प्लस है इसका मतलब वो उत्तल लेंस है। प्लस क्या होता है? उत्तल लेंस। और अगर माइनस में तो अवतल लेंस। अवतल, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रत्येक पानी के अणु में हाइड्रोजन परमाणु के ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? ये बताने। तो ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे हम क्या लिखते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु होता है H2O लिखते हैं, H2O। तो कितने हुए? 2 हो जाएंगे, जो 2 लिखते हैं H2। 29 क्वेश्चन, किस मिश्र धातु कॉपर और टीन का मिश्रण है? जो कॉपर का और टीन का मिश्रण आ जाएगा। जो बेल मेटल होती है, जैसे बेल बजाते, डोर बेल होते हैं, जैसे घंटी बजाते हैं, तो मिश्रण किसका होगा? कॉपर का और टीन का मिश्रण होता है जिससे घंटी बजती है, हाँ, बेल मेटल। नंबर 30, निम्न में कौन सी एक जल जनित बीमारी है जो जल से फैलती है ना? तो कौन सी? प्रदूषित जल से हैजा फैलता है। तो प्रदूषित जल या डोमेस्टिक फ्लाई जो होती हैं, घरेलू मक्खियां, उनसे भी हैजा फैलता है। प्रदूषित जल से या तरबूज से या जो ओपन खुली हुई चीजें उनका सेवन करने से। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमारे 30 क्वेश्चन ही होंगे और कल की जो हम वीडियो बनाएंगे इससे हम ये सेट 3 करेंगे। हम इसका एक पेपर करते हैं, तो जीके के अलग बनाएंगे, मैथमेटिक्स की अलग, DI की अलग और हिंदी की अलग बनेगी। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें चलना है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।